कैसे हो प्यारे बच्चों? अच्छा चल रहा है सब बढ़िया। तो चलो आज के जो लेक्चर है हमारा वो है फ्री बॉडी डायग्राम पर, लॉज ऑफ मोशन में नेक्स्ट लेक्चर। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, मतलब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मुक्त बल आरेख। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूँ बेटा, इसको बोलते हैं मुक्त बल आरेख। अच्छा ये काम क्या आता है, होता क्या है और किस लिए हमें चाहिए बेटा? ये जो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब आपके एग्जाम में जितने न्यूमेरिकल्स बनते हैं, चाहे वो आपके पुली ब्लॉक वाले न्यूमेरिकल्स हो या फिर केवल वेज वाले न्यूमेरिकल्स हो, हॉरिजेंटल मूवमेंट के हों या हॉरिजेंटल और वर्टिकल मूवमेंट एक साथ हो रहा हो, है ना, या मतलब कैसे कि कुछ ब्लॉक का हॉरिजेंटल मूवमेंट है और कुछ ब्लॉक का वर्टिकल मूवमेंट है, राइट, या फिर इंक्लाइंड प्लेन पर मूवमेंट हो रहा हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना आता है तो ये समझो कि आपने उस क्वेश्चन को काफ़ी हद तक सोल्व कर लिया है, राइट। तो हम इसमें पढ़ेंगे आज के कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाते कैसे हैं, उसको उपयोग में कैसे लेके आते हैं और हम उसकी हेल्प से क्वेश्चंस कैसे सोल्व करेंगे। तो बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन सोल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ध्यान से समझना और कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प करना। बहुत ईजी भी है, बहुत सिंपल भाषा में बात करेंगे। अच्छा फ्री बॉडी डायग्राम को ठीक से समझने के लिए हमें उससे पहले क्या चाहिए, हमें जो हमने कंस्ट्रेंट मोशन जो पढ़ी थी, कंस्ट्रेंट मोशन के हमने 3 लेक्चर किए थे और 3 लेक्चर्स में अलग अलग तरह के कंस्ट्रेंट मोशन, मतलब किस तरह के कंस्ट्रेंट मोशन को हिंदी में प्रतिबंधित गति, है ना, किस तरह के मतलब कंडीशन, किस तरह की कंडीशन के अंडर में आपको ब्लॉक की मूवमेंट हो रही है, राइट। ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं किसमें, कंस्ट्रेंट मोशन में। अगर आपने अभी तक वो कंस्ट्रेंट मोशन के लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं बेटा तो एक बार आप जाके अटेंड करो, आपको ये समझने में ज़्यादा आसानी होगी। इसके साथ ही हमने न्यूटन्स लॉज पढ़ लिए हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ मतलब कैसे काम एप्लीकेशन किस तरह से आती है इसकी ना, और फोर्स किस तरह से एक्ट करता है, तो वो सब भी आपको आइडिया होना चाहिए। उसके लिए भी आपको हम पहले ही इसको कवर कर चुके हैं, 3 लेक्चर इनके भी हैं। इसके साथ में ही आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसे काम करती है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आपकी किस तरह से काम करेगी, ताकि हम और उसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाते टाइम हम कैसे यूज करेंगे, कैसे काम मिलेंगे। इसके साथ ही हमने टेंशन फोर्स, मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का भी हमने वीडियो मतलब ये लेक्चर कर चुके हैं अब तक, है ना, और टेंशन फोर्स पर भी स्पेशल लेक्चर हो चुके हैं। तो बेटा इन लेक्चर्स को अगर आपने बाय द वे मिस कर दिया, आपने अभी तक नहीं अटेंड किया है, नहीं देखा है, तो मैं आपको चाहूँगा कि एक बार आप इन लेक्चर्स को देखें। उससे आपको फ्री बॉडी डायग्राम और फ्री बॉडी डायग्राम के बेस पर जो क्वेश्चंस हम इस अप्रोच से कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, किस तरह के प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं, उसमें आपको हेल्प मिलेगी, काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इसमें सिंपल सी है, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम को हिंदी में बताया मैंने बल आरेख बोलते हैं। इसमें 4 स्टेप होती हैं आपकी, 4 स्टेप्स हैं, या मैंने हिंदी में इंग्लिश में लिख दिया है, इधर हिंदी वाले बच्चों के लिए भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, उनके लिए भी लिख दिया है, ठीक है। तो पहली स्टेप होती है कि भाई हम सिस्टम कैसे डिसाइड करेंगे ने। पहले हम ये समझेंगे पहले स्टेप में कि हमें सिस्टम डिसाइड करना है, मतलब वहाँ पर हो सकता है कि ऐसा डायग्राम दिया हो जिसमें आपके ब्लॉक्स हो ना, ब्लॉक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब हिंदी में गुट के ना ब्लॉक, आप समझ जाएंगे, बॉडी रिजिड बॉडी बोलते हैं जिसको, मतलब पिंड बोलते हैं, हिंदी में पिंड बोलते हैं ना, तो हिंदी वाले बच्चे भी थोड़ा सा ध्यान दें। तो आपके मतलब एक है, एक से ज़्यादा हैं, स्ट्रिंग से जुड़े हैं, मतलब रोप से जुड़े हैं, रस्सी से जुड़े हैं, पुली वगैरह यूज हो रही है, या फिर आपके केवल ब्लॉक्स की मूवमेंट है, किसी तरह के भी क्वेश्चन हो, तो उसमें हम सिस्टम किसको मानेंगे, कैसे सिस्टम कंसिडर करेंगे, सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसके बाद में कि उस पर बल, मतलब कौन कौन से फोर्सेज अप्लाई हो रहे हैं, मतलब फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, फिर हम उसको समझेंगे। इसके बाद मतलब नेक्स्ट स्टेप जो हमारी आती है ना, हाँ, आइडेंटिफाई द फोर्सेज। और उसके बाद में थर्ड जो स्टेप आती है, ड्रॉ द फोर्स वेक्टर डायग्राम, मतलब जो फोर्स लग रहे हैं किस डायरेक्शन में, कोई कौन सा फोर्स मतलब किस डायरेक्शन में लग रहा है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, और वो मोशन को या रिलेटिव मोशन को कैसे अफेक्ट कर रहा है, ये चीज़ हम फिर उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। पॉइंट मास कंसिडर करते हैं इसको, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ में ही फिर हम इक्वेशंस कैसे बनाएंगे, नेक्स्ट स्टेप जो होते हैं हमारी वो है कि हम इक्वेशंस कैसे बनाएंगे, हिंदी में निकाय का चुनाव कैसे करेंगे, बलों की पहचान करेंगे, फिर बलों का सदिश डायग्राम बनाएंगे, आरेख बनाएंगे ना, और फिर एक्सिस का जो चुनाव करेंगे, अक्षों का चुनाव करेंगे, और इक्वेशंस के मतलब समीकरण लिखेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल 4 स्टेप है बेटा। अगर ये 4 स्टेप को आप डिटेल में देख लेते हैं हम, अगर आपको चारों स्टेप समझ में आ गई तो फिर ये समझो कि आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम दी हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ हो, आप उसको इजीली सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। आपके एग्जाम में है
चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे जेई का हो या जेई एडवांस का हो बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, आपके हर तरह के क्वेश्चंस में आपको चाहिए होते हैं, राइट। तो सबसे पहले डिसाइड द सिस्टम। सिस्टम क्या होता है बेटा कि सिस्टम हम मान सकते हैं कि कोई भी एक रिजिड बॉडी, जैसे ये हमारे पास में एक प्रॉब्लम इस तरह की दी हुई है कि यहाँ पर ये ब्लॉक है जिसका मास m1 है, उसके ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m2 है, ये ब्लॉक इससे थर्ड मास से, मतलब थर्ड ब्लॉक से m3 मास के ब्लॉक से, मास मतलब द्रव्यमान है ना, हिंदी में द्रव्यमान बोलते हैं, तो थर्ड इससे जुड़ा हुआ है, किससे, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के मतलब रस्सी की हेल्प से जुड़ा है। और ये चौथा मास मतलब फोर्थ आपका ब्लॉक हो गया m4 मास का, वो आपका रस्सी की हेल्प से विद थ्रू दिस आइडियल पुली। अच्छा, इसमें ध्यान रखना जब तक कि गिवन ना हो, हम पहले भी डिस्कस कर चुके कई बार, जब तक कि हमें गिवन ना हो क्वेश्चन में, तब तक हम मानते हैं कि रस्सी जो है आपकी रोप और उसके साथ में जो भी पुली वगैरह दिया है सिस्टम में, वो कैसी होती है, आइडियल होती है, मतलब फ्रिक्शनलेस होती है, मासलेस होती है, द्रव्यमान रहित होती है और घर्षण उन पर नहीं चल लगता है। ठीक है बेटा, हाँ सिंपल सी बात है। अच्छा, हम कैसे करेंगे हमारा सिस्टम, सबसे पहले कैसे करेंगे भाई, हमें किस, अच्छा एक तो हम सीधा इसको सोल्व करने के लिए कैसे करते हैं कि भाई हम अलग अलग, हमारी अप्रोच क्या होती है इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कि भाई जो भी मास है हमारा, ये मास है हमारा या फिर ये मास है, ये ब्लॉक है, इस पर कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं और उसके हिसाब से हम इस पर क्या निकालेंगे, इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे। अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है यानी साम्यावस्था में है तो इसमें कोई मोशन नहीं होगी, किसी तरह की भी कुछ भी मोशन नहीं होगी, तो उस केस में क्या होगा कि फोर्स बैलेंस हो जाएंगे और हमारा एक्सेलरेशन इसका 0 हो जाएगा, राइट। तो ये हमें मतलब क्या करने के लिए काम आता है, हमारा एक्सेलरेशन निकालने के लिए या फिर उसकी साम्यावस्था मतलब उसकी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसको चेक करने के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए मतलब क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होती है वो है कि आप सिस्टम डिसाइड करो। अच्छा, सिस्टम डिसाइड करने का मतलब कि अगर हम इस सपोज ये वाली जो बॉडी है मतलब ब्लॉक है M4 को, अगर हम इसको सिस्टम मान लेते हैं, देखो सिस्टम मानना ये सिर्फ हम पे डिपेंड करता है, लेकिन सिस्टम को हम कैसे डिसाइड करेंगे इसके लिए एक सिंपल सा नियम है, सिंपल सा बेसिक सा नियम है। वो क्या है बेटा, बेसिक लो कि भाई उसका जो भी आप दो बॉडी देखो, इसमें कितने ब्लॉक्स हैं, 1 1 2 3 4 ब्लॉक्स है, तो सभी को तो सिस्टम मान नहीं सकते हम चारों को। हाँ, कुछ कंडीशन है, कुछ केस ऐसे भी होंगे जिसमें हम सभी को सिस्टम मान सकते हैं। बाकी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंपल एक चीज़ है कि हम इस ब्लॉक की मोशन को भी हम मतलब इस ब्लॉक के मूवमेंट को भी हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, और इन दोनों ब्लॉक्स को एक साथ लेकर भी हम एनालाइज कर सकते हैं, इसको भी सिस्टम मान लेते हैं। और हम इन तीनों ब्लॉक्स को भी ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं हम अभी बात करेंगे, लेकिन हम इस ब्लॉक को और इस ब्लॉक को साथ में नहीं ले सकते, सिस्टम कंसिडर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते और मतलब क्यों कर सकते हैं, ये टॉपिक हम डिसाइड अभी चेक करेंगे बेटा। जनरली क्या होता है, देखो अगर आपका एक्सेलरेशन जो है वो क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, त्वरण क्या है आपका एक समान होना चाहिए, मतलब इसने जितना मूवमेंट किया, एक्स मूवमेंट किया तो इसने भी एक्स मूवमेंट किया, इसका त्वरण ए है तो इसका भी त्वरण क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। और यहाँ पर हम कहते हैं कि क्या कि डायरेक्शन जो है आपकी मतलब डायरेक्शन भी उनकी मूवमेंट की सेम होनी चाहिए। क्या करें हैं, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए तो हम उनको एक सिस्टम मान सकते हैं। और हम मानते हैं इसको एनालाइज करते टाइम इसको एक पॉइंट मास लेते हैं बॉडी को, सपोज इसको करना है हमें, तो क्या करेंगे हम इसको एक पॉइंट मास मान लेंगे। तो अब हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि हम इसको M3 को और M4 को, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, राइट, मतलब इसका त्वरण इस डायरेक्शन में, इसका त्वरण इस डायरेक्शन में है, तो हम इन दोनों को सिस्टम कंसिडर नहीं करते हैं जनरली। वैसे हम क्वेश्चन सोल्व करते टाइम हम अगर किसमें वेक्टर फॉर्म में नहीं कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में हम इक्वेशन नहीं नोट कर रहे हैं, जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो उस टाइम पे आप सीधा इनको कर सकते हैं। अगर इसकी मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है तो आप इनको मतलब सीधी इक्वेशन लिख सकते हैं, उसमें उस कंडीशन में आपको उस हिसाब से इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके समझ में, आपके एट द बैक ऑफ माइंड ये सब चीज़ें चलती रहेंगी कि हाँ मतलब आपके माइंड में ही वो सब चीज़ें बन जाएंगी, जो हम चारों स्टेप है ना, चारों स्टेप आपके माइंड में ही मतलब क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद में आता है। तो हम सबसे पहले ये देख सकते हैं सिस्टम कैसे माने। हम सिस्टम को इन दोनों बॉडी को भी एक सिस्टम मान सकते हैं। क्यों?
क्योंकि जितना एक्सलेरेशन अगर मान लेते हैं कि कोई स्लीपिंग नहीं है, m1 और m2 के बीच में कोई किसी तरह का स्लीपेज नहीं है, तो दोनों क्या करेंगे, एक साथ मूव करेंगे, राइट। तो हम इसको सिस्टम मान सकते हैं। ये m1 और आपका m3 स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, तो हम m1 और m3 इसको भी एक सिस्टम मान सकते हैं। मतलब इन तीनों मास को भी, तीनों ब्लॉक्स को भी हमें एक सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं, m1 m2 m3 को, क्योंकि तीनों जो ब्लॉक है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और क्योंकि स्ट्रिंग क्या रहेगी, टाइट रहेगी आपकी, तो एक्सेलरेशन भी इनका क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो इसको हम एक सिस्टम मान के भी इक्वेशन लिख सकते हैं। अलग अलग जो ब्लॉक्स हैं उनको भी हम सिस्टम मान सकते हैं। सिस्टम को मानने का मतलब ये हो गया, सिस्टम डिसाइड करने का मतलब ये हो गया कि हम जिस भी बॉडी को एनालाइज कर रहे हैं, हमें उस पर फोकस करना है कि भी उस पर हम उसी को देखेंगे कि उस पर फोर्स किस तरह से काम कर रहे हैं और उसका एक्सेलरेशन और उस पर वो किस तरह से है बेटा। ठीक है, तो पहली स्टेप जो हमारी है वो ये है कि सिंपल हम कौन सी बॉडी का एक्सेलरेशन निकालना चाह रहे हैं और कौन सी बॉडी को हम सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं, ये हमारी चॉइस होती है। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए कि जो दो बॉडीज को आप एक सिस्टम कंसिडर कर रहे हो, एक निकाय मान रहे हो, उनका क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए और नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम। अगर इसी एग्जाम्पल को हम लें और इसमें देखें कि भाई सेकंड स्टेप हमारी क्या थी कि उस बॉडी पर फोर्स आइडेंटिफाई करो। क्या करो, फोर्स आइडेंटिफाई करो। तो फोर्स आइडेंटिफाई, देखो फोर्स इसमें तीन तरह के किसी बॉडी को कंसिडर करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, सपोज m1 को ही लेते हैं हम, ये हमारी m1 बॉडी है, राइट, ब्लॉक है, मतलब m1 मास वाला। तो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, जैसे ही हम लेट अस अज्यूम कि ये इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। ठीक है, तो सेम एक रस्सी जुड़े हुए हैं, तो रस्सी में टेंशन सेम होगी। इसमें टी टेंशन है तो इसमें भी टी टेंशन होगी, और ये टेंशन अलग हो सकती है ना, क्योंकि यहाँ पे रस्सी अलग हो गई। तो मान लेते हैं इसकी टेंशन T1 है। तो अगर हम इस पर फोर्स देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर नीचे की तरफ काम करेगा बेटा, आपका m1g, राइट। T आपका ये होगा। अगर कोई डाउट है तो आप ये टेंशन कैसे डिसाइड करते, कैसे वर्क करती है, वो लेक्चर आप देख सकते हैं बेटा। इसके साथ में ही यहाँ से इस पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर काम करेगी। कैसे, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन काम करेगी। सपोज ये N1 है, अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगी नॉर्मल रिएक्शन इस वाले सरफेस पर, और ये वाला सरफेस है, इस पर आपकी नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, M2 की वजह से भी फोर्स आएगा इस पर, है ना। हाँ, तो वो कैसे काम करेगी, ये वाले ये होगा। सपोज ये N2 मान लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, N2 क्या है, M2 की वजह से जो इस पर फोर्स लगेगा M1 पर। तो इस तरह से हमने लगभग इस पर फोर्स देख लिए हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की, इसमें जो फोर्स होगा वो कौन से फोर्स आएंगे। देखो, एक तो ये हो गया कि M1 ने जो फोर्स लगा रहा है, मतलब M1 किस पे फोर्स लगा रहा है भाई, M1 आपका इस पर भी वापस फोर्स लगा रहा है। तो क्या हमने M2 पर जो फोर्स लगा रहा है वो लिया है यहाँ पर, नहीं सर, यहाँ तो नहीं लिया है हमने, है ना। या फिर M1 जो है इस पर आपके ग्राउंड, ये ग्राउंड सरफेस हो गया, ग्राउंड सरफेस को ड्रॉ किया ना, ग्राउंड पर भी आपका फोर्स लगा रहा है, क्या हमने उसको लिया, सर नहीं कंसिडर किया। M1g मत कहना बेटा कि M1g आपका ग्राउंड पर लग रहा है, नहीं, M1g ग्राउंड पर नहीं लग रहा। M1g फोर्स आपका किस पर लग रहा है, M1 मास पर लग रहा है। किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स पुल की वजह से, है ना। हाँ, मतलब गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो है, गुरुत्वाकर्षण बल है जो, उसकी वजह से M1 पर लग रहा है, ना कि ये इस पर लग रहा है। इस पर तो ग्राउंड पर तो M1 आपकी रिएक्शन लगाएगा ना, कोई फोर्स लगाएगा, और वो M1g के इक्वल होगा, वो एक अलग मैटर है। ठीक है, हाँ, और उसके बदले में उस पर जो फोर्स लगा, ग्राउंड ने N1 फोर्स इस पर अप्लाई किया, इसने N1 फोर्स ग्राउंड पर अप्लाई किया, और ग्राउंड ने N1 फोर्स मास M1 पर अप्लाई किया। ठीक है, तो हमने जो इस पर जो फोर्स लग रहे हैं, देखो हमें जब फोर्स कंसिडर करेंगे तो हमारे पास में तीन तरह के फोर्स होंगे। एक तो उस बॉडी ने, हमने यहाँ पे सिस्टम को उसको लिया है, M1 को सिस्टम लिया है यहाँ पर अभी, है ना। किसको लिया है, M1 को लिया है हमने। M1 और M2 को दोनों को एक साथ नहीं लिया, हमने M1 को सिस्टम लिया है। तो जब हम M1 को सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं तो M1 पर जो फोर्स लग रहे हैं उनको कंसिडर करते हैं, ना कि, मतलब तीन तरह के फोर्स होंगे, ध्यान रखो। M1 पर लगने वाले फोर्स, M1 से दूसरी बॉडीज पर लगने वाले फोर्स,
है ना, दूसरी बॉडी M1 में तो लगाएंगे ना फोर्स, वो फोर्स वो दूसरी कैटेगरी में डाल दी हमने। एक्टेड बाय द सिस्टम, मतलब जो सिस्टम आपने कंसिडर यहाँ पे M1 लिया है तो M1 जो फोर्स एक्ट कर रहा है दूसरे बॉडीज पर, है ना, दूसरे बॉडीज पे, दूसरे सिस्टम पे, उस पर जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्सेज, 3 तरह के फोर्स होंगे, वही कह रहा हूँ मैं। और जो M1 पर ऑन द सिस्टम, मतलब M1 पर जो फोर्स लग रहे हैं दूसरे बॉडीज की वजह से, वो फोर्सेज दूसरी कैटेगरी में आ गए। और तीसरे कैटेगरी में कौन से आ गए, अदर बॉडीज और मतलब सिस्टम पर जो फोर्स लग रहे हैं, मतलब यहाँ पर फोर्स लग रहा है M4 पर, उसको क्या हम कंसिडर करेंगे? नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ ये वाली कैटेगरी कंसिडर करनी है। ध्यान रखना बेटा, इसमें गलती नहीं करना, बच्चे इसमें गलतियां कर देते हैं। कौन से? एक्टेड बाय द सिस्टम ऑफ द बॉडी नहीं कंसिडर करना। इसने M1 ने किस पर कितना फोर्स लगाया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जब M1 के लिए हम फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, किसके लिए? फ्री बॉडी डायग्राम के लिए। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब M1 मतलब किसी भी सिस्टम के लिए जो फोर्स सिस्टम से लग रहे हैं दूसरे सिस्टम पर या दूसरी बॉडी पर, उनको हम कंसिडर नहीं करते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना बेटा। एक्टेड बाय द सिस्टम कंसिडर नहीं किया जाएगा। ऑन द सिस्टम, दूसरी बॉडीज और दूसरे सिस्टम की वजह से इस पर कितना फोर्स लगा, वो फोर्स हम काउंट करेंगे। ये वाले फोर्स काउंट होंगे बेटा। समझ में आ रही है बात? कौन से? ये वाला फोर्स ही इंपॉर्टेंट है, ये वाले काम ही करेंगे कि मतलब कि उस पर कितने फोर्स लग रहे हैं, केवल वही फोर्स हमारे काम के हैं। अदर बॉडीज पर क्या फोर्स लग रहा है, M3 पे क्या फोर्स लग रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। M4 पर क्या फोर्स लग रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जब M3 के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो उस टाइम पर हम M3 पर के फोर्स देखेंगे। M4 पे जब फोर्स लग रहे हैं, जब M4 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, मुक्त बल आरेख बनाएंगे, उस टाइम पर हम M4 के मतलब फोर्सेज चेक करेंगे, उस टाइम पर देखेंगे बेटा। ठीक है, जब हम M1 पर देख रहे हैं तो M1 पर, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं पर गलतियां होती है। M1 पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं दूसरे बॉडीज की वजह से, चाहे वो कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से होते हैं? आपका नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है और फ्रिक्शन फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स होता है ना। समझ में आ रही बात? हाँ, आपका टेंशन जो फोर्स है वो सरफेस कांटेक्ट होता है, टेंशन वाला आपका पॉइंट कांटेक्ट होता है। ठीक है, हाँ, तो ये समझ में आ रही बात। तो यहां पर देखो मैंने क्या किया है, M1 पर जो फोर्स लग रहा है, M1 पर ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो फोर्स लग रहा है, मतलब ग्रेविटेशन पुल की वजह से जो फोर्स लग रहा है, वो है आपका M1G। समझ में आई बात? हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है बेटा, ध्यान रखना, M1G। उसके बाद में ये जो रस्सी हो गई, रस्सी से जो टेंशन मतलब फोर्स लग रहा है, M1 को ये क्या कर रही है, इधर पुल कर रही है रस्सी, है ना। हाँ, तो इस पर ये वाला फोर्स हो गया T, इस साइड में, ये डायरेक्शन में। देखो डायरेक्शन के साथ में मैंने ड्रॉ किया है। अच्छा, इसके बाद में M1 पर, क्योंकि M1 ने कुछ फोर्स एक्सर्ट किया है किस पे, ग्राउंड पर, ग्राउंड पे करता है ना। हाँ, तो ग्राउंड ने भी क्या किया, उस पर वापस रिएक्शन फोर्स लगाया। सपोज उसने N2 लगाया ग्राउंड ने, चलो पहले ये इसका देख लेते हैं। सपोज N1 लगाया, किसने? M1 ने। अभी M2 को भूल जाना कि M1 के ऊपर कोई M2 रखा हुआ है, उसको नहीं कंसिडर करना बिल्कुल भी, और कुछ नहीं देखना, केवल ये देखना है कि M1 कहाँ रखा है, ग्राउंड पर रखा है। तो ग्राउंड पे जिसने कोई बल लगाया, कौन सा, N1 फोर्स लगाया उसने, तो आपका N1 वापस न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से, न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से, हम न्यूटन्स थर्ड लॉ में भी समझा था कि हम सिर्फ जो एक्शन रिएक्शन का जो पेयर बनता है उसमें से सिर्फ एक फोर्स काम में लेते हैं, है ना, जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था बेटा उसमें भी, इसको और अच्छे से समझ लो। तो ग्राउंड की वजह से फोर्स लगा ये N1, ये हमने देखा। रस्सी की वजह से फोर्स लगा इस पर M1 पर T, और M2 की वजह से जो फोर्स लगा, जो भी लगा, ग्रेविटेशनल पुल उसको कर रहा है, तो वो कोई फोर्स लगा रहा है किस पर, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो वो नीचे की तरफ खींच रहा है ना, अर्थ के सरफेस, अर्थ के सेंटर की तरफ खींच रहा है बेटा। तो उसने M1 पर फोर्स लगाया है, M1 पर फोर्स लगाया, कोई फोर्स लगाया, वो M2G के इक्वल होगा, वो 1 किलोमीटर है, उसको मत ध्यान दो, M2G के बराबर। वो हम M2 के लिए जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो ये देखेंगे कितना लगाया उसने फोर्स, N2 फोर्स लगाया, तो वापस इसने N2 फोर्स ऊपर लगाया N1 पर, है ना, N2 फोर्स। तो इसने हम लगेंगे कि जो M1 पर फोर्स लगा,
M1 पर फोर्स किसने लगाया? उसने M2। देखो कहाँ लगाएगा? नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया है इसको। ध्यान से देखो, M1 पर जो फोर्स लग रहे हैं दूसरे, मतलब M1 जो फोर्स लगा रहा है वो नहीं, M1 पर जो फोर्स लग रहे हैं वो कंसिडर कर रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से M1G लग गया, इस रस्सी की वजह से उसमें टेंशन आ गई, टेंशन ने उसको खींचा रस्सी ने, टेंशन से T1 है ना, हाँ T1 कर देंगे इसको, कोई बात नहीं, T1 है तो T1 हो गया, राइट। ग्राउंड ने जो अपवर्ड फोर्स लगाया इस पर वो N1 हो गया, आपके M2 ने जो फोर्स लगाया डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो N2 हो गया। मैंने सिर्फ और सिर्फ M1 पर लगने वाले फोर्स, दूसरी बॉडीज की वजह से लगने वाले फोर्स, बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। अच्छा, अब इसको अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम के रूप में लेके आए तो हम क्या करेंगे? हम इसको पॉइंट मास मान लेंगे। कैसे? ये देखो, ये पॉइंट मास लेंगे और सीधा देखेंगे भाई M1 की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की तरफ M1G लगा, M1G टेंशन इधर लेके जा रही है इसको, तो टेंशन के T1 कर दिया हमने भाई। ग्राउंड से ऊपर की तरफ रिएक्शन लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन, तो ये हमने N1 कर दिया। और आपके M2 की वजह से नीचे की तरफ कोई रिएक्शन फोर्स आएगा इस पर, तो हमने ये N2 मान लिया। तो ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, FBD ऑफ M1। ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया बेटा, समझ में आ गई बात। अगर हमें M2 करना पड़े तो M2 का भी फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे बना देंगे। चलो कैसे? येलो पेन से ले लेते हैं इसको। ये हमने पॉइंट मास मान लिया M2 को, M2G नीचे की तरफ लगा ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, M2G, राइट। और क्या है फोर्स इस पर? और तो कोई फोर्स नहीं है, इस पर रहेगा कॉन्टैक्ट फोर्स। जब इसने M1 पे लगाया तो M1 भी वापस इस पर फोर्स लगाएगा, रिएक्शन फोर्स लगाएगा ना। तो वो कितना लगाया था इसने? M1 पर N2 लगाया था, तो ये भी N2, M1 भी N2 लगाएगा ऊपर की तरफ। ये लो, अब कहोगे सर N2 इसने नीचे की तरफ लगाया तो वो भी कंसिडर कर लेते हैं। नहीं बेटा, ध्यान रखना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते टाइम एक्शन रिएक्शन फोर्स में से सिर्फ एक फोर्स कंसिडर होता है। कौन सा? जो वो अप्लाई करती है बॉडी, नहीं बॉडी पर अप्लाई होता है, ठीक है। दूसरी तरफ से मतलब मान सकते हो अगर उसने एक्शन, बॉडी ने एक्शन किया तो वो रिएक्शन जो आई ना वो वही कंसिडर होगा उसमें। ध्यान रखना, यही गलती होती है बच्चों से। वो कह देगा सर इसने इतना फोर्स लगाया है, वापस इस पे फोर्स लगाया, दोनों बराबर हो गए, कैंसिल आउट हो गए, खत्म बात हो गई, कोई मूवमेंट नहीं है ना। इसको भी हम समझेंगे, वो आती है ये कंडीशन। तो ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ FBD ऑफ M1 M2 ये आ गया बेटा, ध्यान रखना। समझ में आई बात? अगर हमें M3 का बनाना पड़े फ्री बॉडी डायग्राम तो क्या बनेगा M3 का? चलो इसको भी करते हैं, इससे लेते हैं। ये हमने पॉइंट मास ले लिया M3 को, इधर टेंशन T1 लग रही है इस रस्सी की वजह से, तो ये हमने T1 कर दिया। उधर टेंशन T लग रही है उस रस्सी की वजह से, ये T कर दिया। ग्रेविटेशनल पुल कहाँ कर रहा है? इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, तो हमने M3G कर दिया। आपने ये ग्राउंड पे यहाँ पे टच भी कर रहा है ना, ग्राउंड पे रेस्ट कर रहा है यहाँ पर, देखो। तो यहाँ पर ग्राउंड से क्या, ग्राउंड पे इसने कोई फोर्स लगाया, ग्राउंड ने वापस इसको फोर्स लगा दिया। सपोज ये रिएक्शन फोर्स आपके N3 है, तो ये N3 ऊपर की तरफ लगेगा ना, हाँ ये N3 है। तो ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया किसका? FBD ऑफ किसका हुआ बेटा? M3। ध्यान रखना, क्लियर है? समझ में आ रही बात? चलो एक फोर्स एक और बच गया हमारा, उसका बना देते हैं M4 का। तो देखो M4 में क्या हो रहा है सर? M4 को भी पॉइंट मास ले लेते हैं। M4 नीचे ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, M4G, रस्सी में टेंशन ऊपर लग रहा है, ऊपर की तरफ खींच रही है रस्सी इसको, T। और कोई फोर्स? और तो कोई फोर्स है नहीं सर, है ना। हाँ, तो ये आपका हो गया FBD ऑफ M4। बेटा चारों के लिए हमने, चारों ब्लॉक के लिए हमने क्या कर लिया? फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। अब एक पॉइंट और आता है, अगर हम M1 और M2 को एक सिस्टम कंसिडर कर ले, M1 और M2 को सिस्टम कंसिडर कर लिया, तो सिस्टम कंसिडर कर लेने का मतलब क्या है कि M1 और M2 को हमने एक ले लिया, मतलब एक पॉइंट मास ले लिया, ये समझो ना। हाँ चलो कलर चेंज करके फिर करते हैं इसको। ओके,
तो हम दोनों को क्या कर लेंगे, m1 प्लस m2 को एक पॉइंट मास ले लेंगे, तो ये हमारा पॉइंट मास हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स किस m1 और m2 को एक ही ब्लॉक मान लेंगे इसको, तो इसका मास कितना होगा सर, m1 प्लस m2 g, m1 प्लस m2 g, तो नीचे की तरफ काम करेगा, ग्रेविटेशनल पुल इसको खींचेगा, राइट। क्लियर है कि नहीं है? हाँ। अब और कौन सा फोर्स लग रहा है सर, T इधर लग रहा है इस पर, तो T1 ये लग गया। अब मान लेते हैं कि नई कंडीशन में हमारा m1 प्लस m2 ने ग्राउंड पर n1 फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया, n1 डैश लगाया सब, या n डैश मान लो इसको, कितना n डैश लगा दिया, तो n डैश ही वापस ग्राउंड लगाएगा उस पर, बिल्कुल सर। तो हम क्या मानेंगे, कौन सा फोर्स लेंगे, जो ये m1 प्लस m2 नीचे ग्राउंड पर लगा रहे हैं वो फोर्स कंसिडर करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम में, या फिर ग्राउंड ने इस पर लगाया वो, सर ग्राउंड ने इस पर लगाया वो। हाँ ध्यान रखना, गलती नहीं करना बेटा, बार बार कह रहा हूं यही गलती होती है। ग्राउंड जो इस पर लगा रहा है वो कहाँ लगेगा, इसने तो नीचे की तरफ लगाया ग्राउंड पर, ये ग्राउंड पर ऊपर की तरफ लगा रहा है, तो ये आपका हो गया n डैश। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया किसका, अगर हम यहाँ पे मान कर चल रहे हैं कि फ्रिक्शन जीरो है, क्या मान के चल रहे हैं अभी तक हम कि फ्रिक्शन आपका जीरो है, ठीक है बेटा। हाँ, तो ये हमने जब m1 प्लस m2 को सिस्टम ले लिया तो फ्री बॉडी डायग्राम ये आया, राइट। अगर हम तीनों को सिस्टम ले तो क्या गायब हो गया यहाँ से, हमने देखा कि जो N2 थी, मतलब आपस की जो म्यूचुअल रिएक्शन थी वो गायब हो चुकी है ना, हट गई ना, यहाँ पर N2 का कहीं जिक्र नहीं आया, और नई N1 की जगह पे हमारा N डैश आ गया, क्यों, क्योंकि अब फोर्स की वैल्यू चेंज हो गई। m1 प्लस m2 मास था, उसकी वजह से ग्राउंड पे फोर्स लग रहा था, अभी लग रहा है, पहले क्या लगा, केवल m1 की वजह से लग रहा था बेटा, यही बात है, सिंपल सी है ना, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, बार बार रिपीट कर रहा हूं। जिस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम आप ड्रॉ कर रहे हो उस पर फोर्स कितने लग रहे हैं, वही हमारी काम की बात है। वो किस पे क्या फोर्स लगा रहे हैं कुछ मतलब नहीं है, मतलब उस बॉडी को कौन कौन धक्का मार रहा है, क्या कर रहा हूं, कौन कौन धक्का मार रहा है, वही काम की बात है सिर्फ। समझ में आ गई बात? हाँ, उसको कोई खींच रहा है, कोई धक्का मार रहा है ना, कुछ भी हो रहा है, तो उस पर जो भी धक्के लग रहे हैं या उसको जो खींचा जा रहा है वो सिर्फ काम की बात है। वो किसको खींच रहा है, उसने किसको पकड़ रखा है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये चीज़ है। अब क्या करें हम अगले स्टेप में, अगले स्टेप में कह रहे हैं कि जो डायग्राम हमें वेक्टर ड्रॉ करना था, देखो हमने वैसे तो इसमें ड्रॉ कर लिया है पूरा, इसी स्लाइड पे हमने ड्रॉ करके देख लिए सारे डायग्राम्स, है ना, किस तरह से फोर्स लगता है। पहले हमने इसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज और कर लेते हैं। हम सबसे पहले हम सिस्टम मानेंगे, हमने यहाँ पे पहले चारों ब्लॉक्स को अलग अलग सिस्टम माना, ठीक है, अलग अलग सिस्टम माना, तो क्या हुआ हमने, अच्छा किसी को लग रहा होगा, किसी को डाउट होगा, सर सिस्टम का मतलब तो ये हो गया एक से ज़्यादा ब्लॉक होंगे। हाँ बिल्कुल बेटा ठीक है, लेकिन एक ब्लॉक को भी हम सिस्टम कह सकते हैं, या फिर उसको आपका रिजिड बॉडी बोल सकते हो आप, कैसे भी है, उसमें कोई ज़्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ना, हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। हमने सिंगल कर लिया, उसके बाद में हमने m1 और m2 को एक साथ कंसिडर किया, ठीक है, m3 को भी कंसिडर करना है, m1 m2 m3 को एक साथ कंसिडर करना है, तो ये भी कर सकते हैं। चलो इसमें कर लेते हैं, m1 m2 m3 को अगर हम एक साथ कंसिडर करते हैं तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा। देखो ये हमारा टेंशन, ये जो थी इसमें कौन सी T1 टेंशन है, अब ये इंटरनल फोर्स बन गई, ये भी जो इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन फोर्स है, एक्शन रिएक्शन फोर्स है m1 m2 के बीच में, वो भी इंटरनल फोर्स बन गया बेटा, ठीक है। तो ये अब क्या हो गया, टोटल मास जितना भी है कितना हो गया, m1 प्लस m2 प्लस m3, 3 मास हो गए ना। हाँ, तो क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल पुल लगेगा, m2 प्लस m3 g, राइट, समझ में आ रहा है, कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, समझ में आ गई। हाँ, इसके साथ में और कौन लग रहा है, ये टेंशन फोर्स एक्सटर्नल हो गया, T जो लग रहा था यहाँ पर, तो ये आपका T इधर आ गया। इसके साथ में इनको ये T1 गायब, क्योंकि इंटरनल फोर्स बन गया। इंटरनल फोर्स आपके किस में, फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं कंसिडर किए जाते बेटा। सिस्टम की बात कर रहा हूँ, जब हमने सिस्टम अलग अलग माना था तो हमने इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो, इन दोनों के बीच में जो फोर्स था वो एक्सटर्नल फोर्स था। अब दोनों को ही सिस्टम मान लिया है तो वो जो रिएक्शन फोर्स था वो आपका इंटरनल फोर्स बन गया है, कंफ्यूज मत होना इस बात में, ठीक है। हाँ, अब लेकिन क्या करेंगे, तीनों मास को एक तरह से हमने इकट्ठा कर दिया, इसको पॉइंट मास बना दिया,
तो क्या करेगा भाई, ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है इस पे और ग्राउंड पे, क्योंकि ग्राउंड पे रेस्ट कर रहा है, ग्राउंड पर है ना, हाँ, तो कॉन्टेक्ट सरफेस बना हुआ है, तो वहां पर क्या होगा, फोर्स लगाएगा सर, कहां पर, ग्राउंड पर। ग्राउंड क्या करेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। मान लेते हैं कि ये फोर्स आपका एन डैश है यहाँ पर। अच्छा, वो एन डैश अलग था, ये एन डैश अलग है, इनकी वैल्यू अलग अलग हो गई है ना। जो m1 प्लस m2 का मास हमने लिया था, क्या सिस्टम लिया था, तो वो एन डैश आपका अलग था, ये एन डैश आपका अलग है। ध्यान रखना, इसमें गलती मत करना। समझ में आई बात? हाँ। इसके अलावा और कोई फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स जीरो मान रहे हैं हम पहले से ही, तो और कोई फोर्स तो है नहीं। तो ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम बन जाएगा बेटा, जब हम तीनों को m1 प्लस m2 प्लस m3 को क्या मान लेंगे, एक सिस्टम मान लेंगे, सिस्टम कंसिडर कर लेंगे, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम होगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है कि नहीं है? बहुत मुश्किल तो नहीं है, सिर्फ एक दो कॉन्सेप्ट है कि आपने सिस्टम किसको लिया है। पहले तो सबसे पहले किसकी मोशन आप चेक करना चाह रहे हो, किसकी मोशन एनालाइज करना चाह रहे हो, कौन से ब्लॉक की या कुछ ब्लॉक्स की, तो वो आपको देखना है, उसको सिस्टम मानना है। उस पर लगने वाले फोर्स, ध्यान रखना, उस पर लगने वाले फोर्स किससे, दूसरी बॉडीज की वजह से, दूसरे ब्लॉक्स की वजह से वो कंसिडर होंगे, उनको हम कंसिडर करेंगे। उसकी वजह से लगने वाले फोर्स को कंसिडर नहीं करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम में। और सिंपल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, कितना फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दोनों चीज़ों को मेंशन करते हैं। देखो हमने ये मैग्नीट्यूड लिया m1 प्लस m2 प्लस m3 g, क्या है ये आपका इसकी वजह से लगने वाला, मतलब ग्रेविटेशनल पुल की वजह से लगने वाला, इस मतलब तीनों को पॉइंट मास बना लिया, और उस पॉइंट मास पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स पुल की वजह से जो फोर्स लगेगा वो ये फोर्स लिया हमने। तो उसकी डायरेक्शन भी दिखाई है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखाई ना, हाँ। और ये उसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। टेंशन आपकी ये वाली टेंशन इधर लग रही है, तो हमने टेंशन भी टी दिखाया कि टी लग रही है इधर, और आपके वो भी दिखाया कि डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है। ऐसे ही नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, ऊपर की तरफ लग रही है ग्राउंड की वजह से, तो वो हमने ऊपर की तरफ दिखाई है। ठीक है, समझ में आ रही बात? वेरी गुड। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, क्या, चूज द एक्सिस एंड राइट द इक्वेशन। अब क्या करना है, हमें एक्सिस चूज करने हैं। एक्सिस चूज करने का मतलब क्या हो गया, कभी कभी मोशन आपकी केवल अलोंग द लाइन होती है, तो उस टाइम पे आप ध्यान रखना, हम डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं बेटा। डायनेमिक्स पढ़ने का मतलब क्या हो गया कि हम कोज को डिस्कस कर रहे हैं कि मोशन किस वजह से हो रही है, क्या कोज है, मतलब फोर्स को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर हम। ठीक है, काइनेमेटिक्स में हमने केवल कोज को इग्नोर कर दिया था, कोज को इग्नोर कर दिया था, और केवल हमने मोशन कंसिडर की थी कि किस तरह से मोशन हो रही है, ए वी और एक्स किस तरह से वेरी कर रहे हैं ना, हाँ, केवल वही देखा था। क्यों वेरी कर रहे हैं, हमने वाई पार्ट को छोड़ दी थी। यहाँ पे डायनेमिक्स में हम कोज को देख रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? वेरी गुड। तो अब इसमें क्या कर रहा है, अगर एक ही लाइन में फोर्स लग रहे हैं तो हम उसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, एक्स डायरेक्शन मान लेंगे। अगर हमारा सपोज यहाँ पर देखो, ये आपका इस लाइन में मूवमेंट है इसका, और इसका भी इस लाइन में मूवमेंट है, तो मुझे बताओ m1 और m2 और m3 तीनों का मूवमेंट क्या हो रहा है, इस लाइन का लॉन्ग ये, या तो इधर होगा या इधर होगा ना। और जब ये मास इधर नीचे की तरफ आएगा तो बिल्कुल इधर ही होगा मूवमेंट। तो हाँ, ऐसे केस में मतलब इनलाइन मोशन होगी इन ब्लॉक्स की, तो हम उसको एक एक्सिस पे मान सकते हैं, राइट। ये वाला जो मास हो गया, ये वाला ब्लॉक हो गया, इसकी ये वाली इनलाइन मोशन है ना, वाई एक्सिस के अलोंग हो गई, तो ये एक अलग मान सकते हैं, इसको अलग अलग कंसिडर कर सकते हैं, इनको अलग कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? हाँ। अगर आप कहो कि सर इंक्लाइंड वेज, मतलब इंक्लाइंड प्लेन पर मोशन है ब्लॉक की, तो उसमें क्या करेंगे, एक्स लेंगे इसको कि वाई लेंगे, ये तो दोनों उसमें होगी। तो बेटा सिंपल सी बात है, अगर इतनी मोशन है कि ये फिक्स है और केवल ये मूव कर रहा है, तो हम इसको इस डायरेक्शन को एक्स मान सकते हैं, और इसके परपेंडिकुलर को वाई ले सकते हैं अगर उसकी जरूरत पड़ती है, तो वो भी देखेंगे अभी हम, क्योंकि हमारे एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रही है, एक एक्सिस के अलोंग मोशन हो रही है, उसको पॉजिटिव और नेगेटिव मान सकते हैं वेक्टर में ना। वेक्टर फॉर्म में ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, हमें क्या कर सकते हैं, एक को डायरेक्शन को पॉजिटिव, एक को नेगेटिव। जिस डायरेक्शन में एफ, पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर एफ लगा है तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ एफ लगा है तो नेगेटिव। आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है तो पॉजिटिव, नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ है तो नेगेटिव। बेटा सिंपल सी बात है, सिंपल वही है, कॉन्सेप्ट वही है। तो हम अगर एक्स एक ही एक्सिस पर हो तो हम मान सकते हैं, देखो ये अगर इधर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो ये भी इधर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, क्योंकि दोनों कैसे स्ट्रिंग से जुड़े हैं, स्ट्रिंग टाइट रहेगी, स्ट्रिंग क्या होगी आपकी, स्लैक नहीं पड़ेगी। तो ये भी ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो हम दोनों को एक ही एक्सिस के अलोंग ले सकते हैं, पॉजिटिव है दोनों की मोशन, राइट। चलो और समझ में आ जाएगी आपको।
अगर कोप्लेनर हो, मतलब यहाँ पे देखो दो प्लेन में मोशन हो रहे हैं ना, ये तो एक्स होगी डायरेक्शन, ये वाई होगी, तो इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं। सिंपल सी बात है बेटा, कोई ऐसा वो नहीं है। कोप्लेनर फोर्सेज भी लग सकते हैं और इसके बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे हम। और नॉन प्लेनर फोर्स लग रहे हो, मतलब 3 डायरेक्शन से लग रहे हो। कैसे? प्लेन तो एक ये हो गया, बोर्ड की जो प्लेन हो गया भाई, इसको हम एक्स डायरेक्शन ले ली और इसको वाई डायरेक्शन ले ली हमने, ठीक है, तो एक प्लेन हो गया ये। और अगर मान लो ये फोर्स अगर यहाँ से लग रहा है इस पर, तो क्या हो गया, मतलब जेड डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन जो हो गई, इस डायरेक्शन में भी आपका फोर्स काम कर रहा है, यानी कि या फिर ऐसे फोर्स काम कर रहा है इंक्लाइड, तो इसका एक्स वाई और जेड तीनों ही क्या हो रहे हैं, वेरी कर रहे हैं ना, एक्स वाई जेड की फॉर्म में आ जाएगा फोर्स, तो हम उस फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो इसको समझने के लिए, अच्छा यहाँ पर क्या बताया था मैंने, यहाँ बताया था कि सर इसको एक्स ले लेते, इसको एक्स ले लेते हैं, ये एक्स है, ये एक्स एक्सिस ले लिया और इसको वाई कर देते हैं इसके परपेंडिकुलर में। अगर हमें मोशन को बैलेंस करना है, अगर इसका कोई मूवमेंट नहीं है, तो हम एक्स को लेंगे और वाई को लेंगे बेटा, ठीक है। सिंपल मतलब देख लेना कि कौन से इनलाइन फोर्स हैं या फिर आपके कोप्लेनर हैं। ज़्यादातर कोप्लेनर और इनलाइन के एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। हाँ चलो आगे चलते हैं। अब क्या करना है अगला स्टेप, अब हमें क्यों कह रहे थे हमें एक्स और वाई ले लेना, क्योंकि हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि एक्स डायरेक्शन में किसी भी बॉडी का मूवमेंट जो होता है, मतलब एक्सलेरेशन जो फोर्स एक्स डायरेक्शन में काम कर रहा है, वो केवल एक्स डायरेक्शन में ही उसका एक्सलेरेशन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। अगर वाई डायरेक्शन में फोर्स काम करता है, उसका एक्स में कोई इंपैक्ट नहीं आता। कोई इंपैक्ट आने का मतलब ये मतलब ना कि सर नॉर्मल रिएक्शन मतलब काम करती है किस पर, ऐसे वाई डायरेक्शन में काम करती है और फ्रिक्शन, उसकी वजह से फ्रिक्शन डेवलप होता है, वो आपका एक्स एक्सिस पे लगता है। ये नहीं करना है ना, ये बात नहीं कर रहा हूँ मैं सिंपल ये बता रहा हूँ कि इस नॉर्मल वो फ्रिक्शन का रोल अलग हो गया, फ्रिक्शन क्या हो गया, एक्स में लग गया, तो ये नॉर्मल रिएक्शन वाई में काम कर रही है, तो आपका वाई की तरफ नॉर्मल रिएक्शन की तरफ से एक्स में कोई भी किसी भी तरह का जो उसका एक्सलेरेशन बनेगा बॉडी का, वो अफेक्ट नहीं होगा बेटा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम तीनों ही डायरेक्शन में, अगर 3 डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, तो तीनों के इक्वेशन अलग अलग लिख सकते हैं, एक्सेस वाइज लिख सकते हैं। तो हम देखेंगे भाई एक्स एक्सिस में कितना फोर्स लग रहा है, वाई एक्सिस में कितना फोर्स लग रहा है, और एक्स एक्सिस जेड एक्सिस पे कितना फोर्स लग रहा है। करना क्या है कि एक्स एक्सिस पे लगने वाले उस बॉडी पर, उस सिस्टम पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं एक्स एक्सिस के पर, तो वो हम सबका क्या करेंगे, वेक्टर सम कर देंगे। मतलब पॉजिटिव एक्स है तो पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव एक्स है तो माइनस कर दो उसको, ठीक है, उसका समेशन कर दिया, और उसको हम करेंगे एम ए एक्स, न्यूटन सेकंड लॉ। कौन सा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू एम इंटू ए इन दैट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में जो वेक्टर सम आ रहा है, मतलब जो डायरेक्शन आ रही है ना आपकी नेट फोर्स की, जो डायरेक्शन आ रही है उसी डायरेक्शन में ए। तो हम कह रहे हैं कि हम तो एक्स एक्सिस के अलोंग ही फोर्स देख रहे हैं, तो हम सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू एम ए एक्स कर देते हैं। समझ में आ रही बात। ऐसे ही वाई का अलोंग कर लेंगे, वाई का अलोंग कितने फोर्स लग रहे हैं उनको सम कर लेंगे, वेक्टर सम कर लेंगे, और उसको एम ए वाई कर देंगे इक्वल। जेड का अलोंग तो जेड कर देंगे बेटा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ना कुछ भी। तो यहाँ पर हमने जब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया था, क्या बनाया था देखो, अगर हम बात करें ये बनाया था ना मैं, हाँ। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस डायरेक्शन में अगर हम M1 की बात करें, M1 कहाँ है, ये वाला, ये M1 का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम सारे फोर्स को जोड़ देंगे। हमने वेक्टर वैसे भी पढ़ रखा है कि भाई इस डायरेक्शन में हम x ले रहे हैं इसको, तो इस डायरेक्शन में जो भी फोर्स होगा, इस डायरेक्शन में कौन से फोर्स है, T1 है सर, T1। तो अगर हम इसको करेंगे तो T1 इक्वल टू क्या होगा, M1A, क्या होगा, T1 इक्वल टू M1A। इस डायरेक्शन में अगर A एक्सलेरेशन है, इस डायरेक्शन में कोई एक्सलेरेशन है नहीं है सर, तो क्या आ जाएगा, वाई एक्सिस के अलोंग में 0 आ जाएगा। चलो इसको इसी पेज पर कर लेते हैं ना, हाँ इसको और समझ लेते हैं। तो देखो M1 यहाँ पे T1 है ना, ये हम ना इसका फ्री बॉडी डायग्राम दोबारा से कर लेते हैं। M1G, ये आपका T1 है, ये T1 नॉर्मल रिएक्शन इसकी वजह से ऊपर की तरफ, मतलब इसके जो M1 की वजह से इसने ग्राउंड पे जो फोर्स लगा है वो आपकी नॉर्मल रिएक्शन N1 है उसकी, ठीक है, हाँ ऊपर की तरफ लगेगी इस M1 पर, और M2 की वजह से इस पर ये N2 नीचे की तरफ। तो आप ये क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अगर इसको हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ली, ये वर्टिकल डायरेक्शन हो गई, ठीक है, तो T1 इक्वल टू MAX होगा, ये इक्वेशन बनेगी सिंपल।
और वाई डायरेक्शन में अगर वाई को पॉजिटिव, अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हैं तो n1, पेन चेंज करते हैं, ओके, n1 माइनस n2 माइनस m1 जी, ये नेट फोर्स आ गया और ये होगा m1a, अच्छा ये m1 होगा, ध्यान रखना बेटा, हाँ m1a y, यार रुको, m1a y, और y वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है, कोई मूवमेंट नहीं तो 0 हो जाएगा ये, यानी n1 माइनस n2 माइनस m1 g इजक्वल टू 0। ये हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। देखो ये अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है उस डायरेक्शन, वैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है मास, कौन सा, ये मास इक्विलिब्रियम m1 इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है, लेकिन y डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है, तो हम y डायरेक्शन में कहेंगे कि ये कैसा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। x में नहीं है, x में मूवमेंट हो रही है, y में कोई मूवमेंट नहीं है, तो y में तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, x में मूवमेंट दे रहा है ये, है ना, तो ये हम फोर्स को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। y में नेट फोर्स आएगा वो 0, x में जो नेट फोर्स आएगा वो एक m(ax) के इक्वल, बेटा सिंपल है बिल्कुल, है ना। ऐसे ही अगर मान लो कहीं y पे हो तो नेट फोर्स y डायरेक्शन में लिया और उसको ma(y) के बराबर कर दिया, z में भी है तो नेट फोर्स z डायरेक्शन में लिया और उसको वो कर दिया। अच्छा अब ये बताओ, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया कि भाई साम्यावस्था है, वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है किसी भी तरीके की, ठीक है, समझ आ रही बात। हाँ तो अब ये देखो, अगर मान लो इस तरह का हो, क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, हम बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे भी, हम केवल यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह की कंडीशन हो और ये साम्यावस्था में है, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में है कि आपका जो ब्लॉक है, एम मास का ब्लॉक है, ये आपका 2 स्ट्रिंग से टाई किया गया है, एक यहाँ से एक यहाँ से, क्लियर है ना। इसमें टेंशन T1 है, इसमें टेंशन T2 है, इसमें एंगल हॉरिजॉन्टल से एंगल, ये जो स्ट्रिंग है आपकी θ1 बना रही है और ये हॉरिजॉन्टल से एंगल θ2 है जो इस 2 नंबर की स्ट्रिंग का है, ठीक है। अब ये साम्यावस्था में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, नहीं तो कोई मूवमेंट नहीं है ना इधर है ना इधर है, ना ऊपर है ना नीचे है, कैसे भी नहीं है, तो क्या होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई कोई मूवमेंट नहीं है, तो ये किस में है, बॉडी तो रेस्ट में है, ब्लॉक तो रेस्ट में है आपका, तो क्या होगा कि x डायरेक्शन में फोर्स ले लेंगे टोटल और y डायरेक्शन में ले लेंगे। तो सर x डायरेक्शन में लगी नहीं, तो इसमें इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसमें इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसमें इस डायरेक्शन, कौन से x ले भाई। ऐसे केस में कुछ नहीं करना अपने को, सिंपल, ये हमारा x है और ये y है, कोप्लेनरी फोर्स है, तो 2 ही एक्सेस लेने की जरूरत है, तो हमने ये x ले लिया, ये y ले लिया। अब हम इसको देखेंगे कि इसका जो कंपोनेंट आएगा, कैसे करते, फोर्स को कंपोनेंट में तोड़ना आता है ना, घटकों में तोड़ना आता है कि नहीं आता। हाँ कुछ नहीं बेटा, x और y का अगर एक फोर्स है, क्योंकि देखो ये तो ना तो x के अलोंग है और ना तो x के अलोंग है, ये टेंशन रहेगी इसमें, और ना ही y के अलोंग है, तो सिंपल क्या करेंगे, चलो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसका, किसका, इस फोर्स का, इस ब्लॉक का। तो हमने इसको पॉइंट मास लेंगे, पॉइंट मास ले लिया हमने, mg नीचे की तरफ काम कर रहा है सर, mg राइट, ओके। अब इसमें टेंशन T1 काम कर रही है, T1 कहाँ पर है, T1 हॉरिजॉन्टल से एंगल पर है, किस पर, ये एंगल पे है, तो बेटा इसका एक कंपोनेंट ये हॉरिजॉन्टल में आ गया T1 cos थीटा, और वर्टिकल में आ जाएगा क्या, T1 sin थीटा। समझ में आ गई बात। तो हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपका इधर है डायरेक्शन, ये है ना, हाँ ये डायरेक्शन में टेंशन आएगी, टेंशन कहाँ जाती है, पॉइंट से अवे जाती है, पॉइंट से दूर जाते हैं, टेंशन को हमेशा दूर भेजते हैं, दूर फेंकते हैं ना, हाँ अपने पास नहीं बुलाते, उसको दूर करते हैं। तो टेंशन हमेशा यहाँ पे इस पॉइंट पे देखेंगे तो टेंशन हमेशा इससे दूर जाएगी, उस पॉइंट पे देखेंगे तो टेंशन उससे दूर जाएगी, इधर आएगी, राइट। हाँ ये ध्यान रखना। कंपोनेंट ले लिया तो T1 cos थीटा, T1 cos थीटा, ये इसका कंपोनेंट T1 का ऊपर की तरफ है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो T1 sin थीटा, हम m1g पे बात कर रहे हैं। इसी तरह से इसका कंपोनेंट T2 का, ये T2 है तो T2 cos थीटा 2, ये थीटा 1 है बेटा, ये थीटा 1 T2 cos थीटा 2, T2 sin थीटा 2, राइट, क्लियर है ना। और कोई फोर्स नहीं, और तो कोई फोर्स नहीं है सर। तो बेटा ये आपका T2 sin थीटा 2 ऊपर की तरफ है, तो मैं इसको लिख देता हूँ T2 sin थीटा 2 ऊपर हो गई, इसकी वजह से ये आपका T2
कोस थीटा 2 इस डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव एक्स में होगी अगर ये पॉजिटिव एक्स है तो, ठीक है। हाँ m1g नेगेटिव में हो गया, नेगेटिव y में, ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव में हो गया। और कोई फोर्स इस पे, कोई फोर्स नहीं है, तो अब आइडेंटिफाई करो क्या लिया हमने, इसको x लिया है और ये आपका y है। तो सिग्मा एफ एक्स क्या मतलब है कि सारे जितने भी एफ डायरेक्शन में जो फोर्स है, एफ डायरेक्शन में कौन से फोर्स है सर, T1 cos थीटा इधर है, T2 cos थीटा इधर है। तो बेटा अगर इसको पॉजिटिव लिया है तो T1 cos थीटा 1 माइनस का हो जाएगा T2 cos थीटा 2, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, T2 cos थीटा 2 ये माइनस का हो गया। तो इसको किसके इक्वल रखेंगे, कोई मोमेंट नहीं है तो जीरो के रखेंगे, सिग्मा एफ एक्स जीरो अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन हो तो ये आपका पहली इक्वेशन आ गई। समझ में आ गई बात। हाँ ये हमने इक्वेशन लिख दी। तो यहाँ से कोस थीटा 1 गिवन है, थीटा 2 गिवन है, T1 और T2 की वैल्यू बेटा ये वैसे लिखा है हमने, T2 T1 गिवन नहीं है, हमें T1 T2 तो कैलकुलेट करना है। तो T1 T2 में रिलेशनशिप आ गया, यहाँ से क्या रिलेशनशिप आया कि T1 बाई T2 इक्वल टू कोस थीटा 2 बाई कोस थीटा 1, ये रिलेशनशिप आ गया, सिंपल है। अब ऐसे ही वर्टिकल डायरेक्शन में देख लेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है तो सिग्मा एफ वाई जीरो कर देंगे वर्टिकल डायरेक्शन में भी। चलो करो भाई। तो कौन सा है ऊपर की तरफ फोर्स, T1 साइन थीटा 1 है, T2 साइन थीटा 2 है और नीचे की तरफ mg है। तो यही कर देंगे बेटा, यहाँ पे लगा, यहाँ पे लिखते हैं। चलो T1 साइन थीटा 1 प्लस T2 साइन थीटा 2 माइनस mg, नीचे की तरफ माइनस में आ जाएगा mg, ये तो आपका सिग्मा एफ एक्स हो गया, सिग्मा एफ वाई हो गया, ठीक है ना। और इसको किसके इक्वल रखेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन है जीरो के बराबर रखेंगे सर, क्योंकि ए जीरो है न्यूटन सेकंड लॉ से। तो ये आपका हो गया बेटा T1 साइन थीटा 1 प्लस T2 साइन थीटा 2 इक्वल टू mg, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब देखो T1 और T2 दो अननोन है, दो इक्वेशन है, हम इसको सोल्व कर लेंगे, T1 T2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में। तो ये अप्रोच होती है बेटा। अगर जब हमारे पास फोर्स मतलब मोमेंट नहीं हो तो हम सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई करके जीरो करते हैं। सबसे पहले कंसिडर करते हैं सिस्टम को। यहाँ पे हमने सिस्टम क्या कंसिडर किया, या बॉडी है जो भी है, एक ही बॉडी है एम मास की, तो इसको हमने सिस्टम मान लिया। इस पर जो फोर्स लग रहे हैं वो फोर्स हमने ड्रॉ कर दिए, उनको हमने क्या किया, एक्स और वाई डायरेक्शन में जो है इस पर फोर्स लग रहे हैं वो ड्रॉ किए हैं। ध्यान रखना इसने जो फोर्स लगा रहे हैं वो ड्रॉ नहीं किए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में टोटल फोर्स देख लिए, उनके कंपोनेंट देके देख लिए, टोटल फोर्स नेट फोर्स देख लिया, नेट फोर्स निकाल दिया उसको, क्योंकि मूवमेंट नहीं है तो जीरो के बराबर रख दिया, बस सिंपल सी बात है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अगर मूवमेंट होती जैसे कि पिछले एग्जाम्पल्स में थी तो उनको एक्स डायरेक्शन में है मूवमेंट तो उसको एक्स कर लेते बेटा, एम एक्स के इक्वल रख देते, एक्स डायरेक्शन में जो भी फोर्स है। वाई डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको हम क्या करते, एम ए वाई के बराबर कर देते। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया कि भाई एक्स डायरेक्शन में आपका इस पर क्या है, ए एक्स एक्सलेशन है, इसका ए एक्सलेशन है तो एम ए के इक्वल रख दिया हमने। लेकिन वाई डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है तो उसको जीरो के बराबर रख दिया, टोटल फोर्स है ना, सिंपल यही करते हैं बेटा। ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद में इक्वेशन इसी तरह से लिखते हैं। चलो ये हो गया आपका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं और क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं। इसमें आपका ये आज का लेक्चर खत्म हो गया बेटा। और आज इसकी प्रैक्टिस और करेंगे हम, चिंता मत करो, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इस पर और आपको बिल्कुल पक्का हो जाएगा ये। अच्छा, लेकिन हमने आज केवल कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि करते कैसे हैं, प्रोसेस क्या, मेथड क्या है, वो चीज़ हमने डिस्कस की है। अगर बेटा आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, सबके साथ में शेयर भी करना, ठीक है। चलिए ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, आपका दिन अच्छा हो बेटा।